हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी के बीच फिर से लेकर आ चुके हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 का जीवों में जनन पार्ट 2 है वीडियो का, ठीक है, जिसका कि क्वेश्चन आंसर हम कराने जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द जाकर के क्या करें, उनको देख लें, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़ा जा आगे, रेडी है? अगर आप लोग रेडी हैं तो प्यारा से एक कमेंट कर दें और क्या करना है, लाइक मार दीजिए और शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द वीडियो को, ठीक है। कर दिया जाए स्टार्ट, चलिए ओके, कर दिया जाए स्टार्ट। रेडी है फिर? ओके ओके, वेरी गुड। इसी तरीका से एक्साइटमेंट जगा के रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी और अपने माता शारदे को प्रणाम करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर दिया जाए, चलिए ओके। तो आपके बीच सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, 10 नंबर क्वेश्चन है। और एक बात हम पहले बता दें आप लोग को, जो जो वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लें, ओके। देख लीजिए, तभी ये आगे का क्वेश्चन समझ में आएगा। और हम जो बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच है, यहाँ पे व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित अंतर्बद्ध होते हैं। समझे क्वेश्चन? नहीं समझे तो यहां से 2 पॉइंट को पकड़िए। अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंध या अंतर्बद्ध होते हैं, ये बताना है। तो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है कैसे होता है, ये चीज को पहले समझिए, ठीक है। तो देखिए, क्या होता है, नर होता है, ठीक है, और एक मादा। दोनों में जो होते हैं गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसमें 23 और इसमें 23 होती है, जो कि ये क्या है, युग्मक है। क्या है? युग्मक। युग्मक पूछा जाए, युग्मक की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है, ठीक है। अब दोनों में जब संलयन कराया जाता है, क्या कराया जाता है, निषेचन, तो दोनों में कितना हो जाता है, 46 हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं, मतलब युग्मनज बनते हैं। ये क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। क्या बनते हैं, युग्मनज। क्या बन जाते हैं, युग्मनज बन जाते हैं। तो यहां तक बताइए, पहला ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहां पे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहां पे जो देखिए, माता पिता में जो होते हैं, क्या होते हैं, इनमें जो होते हैं गुण, उनका क्या हो जाना, अर्धसूत्री मतलब आधा हो जाना। युग्मक जनन, युग्मक जनन, ये युग्मक दोनों में क्या कहते हैं, अंतर्बद्ध होते हैं। तो चलिए हम कैसे लिखना आपको उसके दृष्टि से बताते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखना, चलिए पॉइंट को समझिए। तो लिखना कैसे है, लैंगिक जनन करने वाली जीवधारियों में 2 युग्मकों का संयुग्मन, 2 युग्मकों का क्या होता है, संयुग्मन, निषेचन है। निषेचन के बाद युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है, जो द्विगुणित प्रकृति का होता है। कैसा होता है, द्विगुणित प्रकृति का होता है, मतलब 2n होता है, ठीक है। अर्थात यह गुणसूत्रों 2 सेट रखता है। कितना सेट रखता है, 2 सेट रखता है। 2n हम बोले थे ना, कितना बनता है, द्विगुणित मतलब 2n, ठीक है। अब कहता है यह हमेशा अगुणित या गुणसूत्रों का एकल सेट रखते हैं। क्या रखते हैं, एकल सेट रखते हैं। इसलिए युग्मक जनन या युग्मक निर्माण के अंतर्गत गुणसूत्र की संख्या 2 सेट से घट जाते हैं। 2 सेट से क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। जब द्विगुणित होते हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो मतलब 2n है, तो अर्धसूत्री विभाजन मतलब 2n का आधा क्या हो जाएगा, 1n अगुणित हो जाते हैं, ठीक है। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। इसलिए युग्मक जनन या युग्मक निर्माण की अर्धसूत्री विभाजन या गुणसूत्र की संख्या में अपचय से क्या होता है, जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, अपचय से जुड़ा होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है, ओके। अभी तक में नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन, अगर पूछा जाए तो आप इसको बना दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फिर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यहां से आपको जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और बढ़िया से पूरा अच्छा से याद कर लेना, और हम भी एग्जाम में आप लोग को पूछेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या आता है, प्रत्येक पुष्पी पादप। सबसे पहले देखिए पुष्पी पादप क्या होता है,
पुष्पी मतलब फूल, ठीक है, और पादप मतलब पौधा। तो फूल वाले जो पौधे होते हैं उन्हीं को कहा जाता है पुष्पी पादप। अब कहता है उसके प्रत्येक भाग को पहचानना है और लिखना है अगुणित है या द्विगुणित। क्या लिखना है? अगुणित है या द्विगुणित। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बाह्य दलपुंज अगुणित है या द्विगुणित है। फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोग। बाह्य दलपुंज अगुणित है या द्विगुणित? तो बाह्य दलपुंज क्या है? द्विगुणित है। 2n मतलब द्विगुणित, ठीक है। इसी तरह का जैसे हम लिखे हैं इसी तरीका से एग्जाम में अगर पूछा जाए 4 को 5 को दे देगा एग्जाम्पल में। यहाँ हम दिए हैं आप लोग को, ठीक है, 8 9 को 10 को दिए हैं। लेकिन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो वो तो एक को पूछेगा, लेकिन आपको अगर पूछा जाए 4 5 को दे देगा, कहेगा कि द्विगुणित अगुणित है। ये लिखने के लिए तो आपको इस तरीका से लिखना है। तो ठीक है, बाह्य दलपुंज क्या है? द्विगुणित है। शाखा क्या है? द्विगुणित है, ठीक है। वर्तिका है ना, वर्तिका क्या है? द्विगुणित है। और अंडा क्या है? अगुणित है। अंडा क्या होता है? अगुणित होता है, मतलब सिर्फ n होता है। उसके बाद परागकण क्या है? अगुणित होता है। नर युग्मक क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। दल क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको याद ही कर लेना है क्योंकि 1 2 ऑब्जेक्टिव यहां से आपको 100% आएगा, ठीक है। उसके बाद अंडा से द्विगुणित, और अंडक क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। क्या क्लियर हो गया यहां तक? क्योंकि आप लोग पढ़ाए हैं अगुणित क्या होता है, द्विगुणित क्या होता है, इनके बारे में बताए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच आ चुका है जो कि इंपोर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम में, और आप सभी देख सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन बैंक में जाकर निकाल करके देखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बाह्य निषेचन क्या है और इनकी हानि बताना है। बाह्य निषेचन क्या है, इनकी हानि को बताना है, और हम लिखा चुके हैं। क्या ये क्वेश्चन छोड़ दिया जाए? क्योंकि आप लोग को पढ़ा दिए हैं, तो क्या ये क्वेश्चन बताएं या छोड़ दें? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए डबल स्टार। क्या लगाना है? डबल स्टार। बाह्य निषेचन। तो सबसे पहले आपको बता दें निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। लैंगिक में पूछा जा रहा है, तो लैंगिक में कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं आंतरिक निषेचन, दूसरा होता है बाह्य निषेचन। तो वही बाह्य निषेचन क्या है इसके बारे में बताना है, और इसकी हानि क्या होता है बाह्य निषेचन में, बता दें। चलिए बता ही देते हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहां पर देखना है, आपको परिभाषा देना है। बाह्य निषेचन जीवधारियों के शरीर के बाहर मिलने के है ना युग्मकों का संयोजन होता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि बाह्य निषेचन हम इसे कहते हैं जो मादा शरीर के बाहर में हो, जो निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर हो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल मेढक, मछली। आप लोग को लिखा है ना, उसी तरीका से लिखना है, टेंशन नहीं लेना है। अब हानि देखिए, बाह्य निषेचन में क्या बोले थे, हानि क्या होता है? इसमें नर मादा दोनों क्या करते हैं, अपने युग्मक को पानी में छोड़ते हैं। कहां पे छोड़ते हैं? पानी में छोड़ते हैं। उनमें संयोगवश अगर मिल गया तो निषेचन हो गया, नहीं मिला तो क्या हुआ? निषेचन नहीं हुआ। अगर निषेचन हो भी गया, नया जीव बन गया, ठीक है, नया जीव बन गया, तो उसमें परभक्षी जो होते हैं उनको मार देते हैं, खा पी जाते हैं। तो क्या बताइए, हानि हुआ ना उससे? बाह्य निषेचन अच्छा या खराब है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो इस तरीका से आपको देना है। तो अब इसमें हानि क्या होता है, देखिए ये केवल जलीय माध्यम होता है। जल माध्यम में मान लिया अंडाणु और शुक्राणु दोनों को क्या करते, छोड़ दिया। अगर कहीं पानी बह गया तो क्या होगा, बताइए क्या होगा? प्रॉब्लम है, हानि होगा। अब उसके बाद क्या है? बाह्य निषेचन अधिक ऊर्जा में। बाह्य निषेचन में क्या बोले थे आप लोग को पहले बताइए, इसमें अधिक ऊर्जा खर्च होता है और अधिक से अधिक युग्मक को भी देना पड़ता है उसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए संतति को कोई सुरक्षा नहीं होता। जब संतति मान लीजिए निषेचन हो गया, एक नया संतति बन गया, उसका देखभाल करने वाला कौन होगा, बताइए। बाह्य निषेचन में कौन देखभाल करेगा, कौन खाना पीना खिलाएगा उसको, कौन पोसेगा पालेगा? जैसे आप लोग को एकदम होटल में खा रहे हैं ना, क्या बात है सर, खा रहे हैं ना होटल में तो बताइए बाह्य निषेचन में क्या होता है? बाह्य निषेचन में पानी में जो निषेचन की क्रिया होता है, एक नया जीव पानी में बनेगा, तो क्या उसका कोई देखभाल करने वाला है? नहीं ना। तो समझ गए, सर भी बोल दिया नहीं होता है, ठीक है। तो इसका कोई भी सुरक्षा करने वाला नहीं होता है। कई शिकारियों द्वारा संकट में रहता है, परभक्षी बोले ना, कई शिकारियों द्वारा संकट में रहता है। तो क्या क्लियर कर सकते हैं? अगर पूछा जाए बाह्य निषेचन क्या है, इसका हानि को लिखे तो क्या लिख सकते हैं? छोड़ना नहीं है। ओके, रेडी है? चलिए, तो इस पॉइंट को आप बढ़िया से तैयारी कर लेना है, एग्जाम में पूछेंगे
और पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है जू स्पोर, मतलब अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद करें। विभेद समझे ना, क्या करना, अंतर स्पष्ट करना है। तो चल बीजाणु एवं युग्मक में युग्मनज में क्या करना, अंतर बताना है। तो चल बीजाणु मतलब ऐसे ही दे देगा इंग्लिश, ये इंग्लिश जो है ना आपको लगा होगा कि कहाँ बतेले सर, जू स्पोर होता है। क्या होता है, जू स्पोर होता है। ओके चलिए अंतर बताते हैं। अब क्या बता दे, अंतर। ओके चलिए अब देखिए जू स्पोर अलैंगिक चल बीजाणु और युग्मनज में अंतर क्या होता है। तो ये जो होते हैं ये एक गमनशील संरचना होती है। जू स्पोर और लैंगिक जनन जो होती है क्या होते हैं, ये एक गमनशील संरचना होती है। और दूसरा ये अगमनशील है ना, अगमनशील अथवा गमन है ना, गमनशील हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा पॉइंट होता है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यह परिकीर्णन में भाग लेता है, लेकिन इस ऐसे भी लग सकती है परिकीर्णन में भाग कम लेता है, लिखा हुआ ना, यह परिकीर्णन में कम भाग लेता है, योगदान इसका कम होता है। ठीक है, यह अलैंगिक प्रजनन में सहायक होता है। यह जो जू स्पोर है अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, सहायक होता है। यह लैंगिक प्रजनन में सहायक होता है। युग्मनज किस में सहायक होता है, किस में बनता है, लैंगिक में और लैंगिक में, कमेंट बॉक्स में डालिए किस में होता है, किस में होता है बताइए, लैंगिक में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये अगुणित हेपोलाइड अथवा द्विगुणित हो सकता है, मतलब ये अगुणित भी हो सकता है, द्विगुणित भी हो सकता है, लेकिन इसमें कन्फर्म है कि ये क्या होगा, द्विगुणित ही होगा। क्या होगा, द्विगुणित ही होगा। क्लियर हो गया यहां तक। एग्जाम में पूछा जाए तो पूरा बढ़िया से लिखना है। ठीक है, इसमें भी डबल स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा जाए तो बना लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच आ चुका है, युग्मक जनन भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करना। जो जो अंतर दे रहे हैं पूरा माइंड में सेट कर लीजिए। और आप लोग को क्या करना है, ग्रुप में जो आप लोग जिस ग्रुप में हैं, ठीक है, उस ग्रुप में क्या करना है, द्विखंडन और बहुखंडन का अंतर लिख करके भेजना है। बताए नहीं है लेकिन आप लोग को द्विखंडन क्या है, बहुखंडन क्या है, ये बताया गया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको लिख करके ग्रुप में भेजना है। ठीक है, आज के आज भेजना है आप लोग को। ठीक, अब यहां पे बताएं किसमें, युग्मक जनन तथा भ्रूणोद्भव में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए अंतर बताते हैं, क्या क्या अंतर हैं। ठीक है, तो जिसको क्या कहते हैं, युग्मक जनन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, भ्रूणोद्भव। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। अगर मान लीजिए ये युग्मक जनक नहीं रहेगा, ठीक है, ये भ्रूणोद्भव नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद जो है एम्ब्रियोजेनेसिस में अंतर लिखने के लिए तो ये नहीं भूलना है कि सर जी कहाँ बताए थे, इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, कौन सा वर्ड पूछा गया, इंग्लिश वर्ड है, तो बढ़िया से समझना है, तैयारी करना है। ओके चलिए पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक में, यह युग्मकों के निर्माण की क्रिया है। आपको बोले थे ना युग्मक के परिभाषा बताए थे ना। ठीक है, तो ये कौन सा प्रक्रिया है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया है। और ये जो है एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव, जिसमें भ्रूण बनते हैं, यह भ्रूण विकास से नवीन व्यष्टि उत्तम है ना उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न होने की क्रिया है। और नेक्स्ट है यह पूर्व निषेचन की क्रिया होता है। युग्मक कब बनते हैं, युग्मक कब बनते हैं, निषेचन होने से पहले क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। और तो ये इसीलिए कहा गया यह निषेचन पूर्व प्रक्रिया है। और नेक्स्ट है यह निषेचन उपरांत की क्रिया है, निषेचन होने के बाद क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं, युग्मनज के बाद फिर क्या बनते हैं, भ्रूण बनते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इसमें अगुणित युग्मक बनते हैं और इसमें क्या बनते हैं, द्विगुणित भ्रूण उत्पन्न होता है, द्विगुणित 2n। ठीक है, उसके बाद देखिए यह लैंगिक और है ना यह लैंगिक अंगों में होता है। और ये क्या होता है, यह क्रिया मादा के शरीर के भीतर होती है। भ्रूण कहाँ बनता है, मादा शरीर के भीतर बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्रिया से पूर्व है ना, इस क्रिया से पूर्व अथवा है ना अथवा दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है इसमें, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब युग्मक बनने से पहले कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और 5 में यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस में, भ्रूणोद्भव में अर्धसूत्री विभाजन भ्रूणोद्भव के दौरान
नहीं होता है, भ्रूणोद्भव जब भ्रूण बनता है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, लेकिन जब युग्मक बनता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो क्या क्लियर हो गया? चलिए, इसी में कुछ पॉइंट बचा हुआ था, लेकिन इतना ही पॉइंट 5 को आप दे दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। शॉर्ट में पूछा जाता है यहां से लॉन्ग क्वेश्चन, पहला जीवों में जनन जो है इससे नहीं पूछा जाता है, ठीक है, शॉर्ट में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन की व्याख्या करना है। मतलब कहता है, ध्यान से समझिए, एक पुष्पी पौधा लेना है, ठीक ना, पुष्प में। अब निषेचन के बाद उसमें क्या क्या होगा उनके बारे में बताना है, ठीक है, किसमें? पुष्प में। लेकिन ये इस चीज जो है पुष्पी पादप लैंगिक जनन में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है तो इसको सॉल्व करना है कि पुष्प में जो है निषेचन के बाद जो घटना होता है, बाद जो परिवर्तन होता है, उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो क्या परिवर्तन होता है देख लिया जाए, ठीक है। चलिए, क्या कहा जाता है? निषेचन पश्च परिवर्तन, ठीक है। इस तरीका से उत्तर जैसे लिखे हैं ऐसे ही लिखना है। तो पुष्प में निषेचन के समय दो संरचनाएं बनती है। क्या बनती है? दो संरचनाएं बनती है, एक युग्मनज, दूसरा प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। क्या बनती है? भ्रूणपोष कोशिका। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। युग्मनज किस में विकसित होता है? भ्रूण में विकसित होता है। प्राथमिक भ्रूण कोशिका एक विशिष्ट उत्तक बनाती है। प्राथमिक भ्रूण कोशिका जो होती है क्या बनाती है? एक विशिष्ट उत्तक बनाती है, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। यह भ्रूण की वृद्धि व विकास के लिए भ्रूण के पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, मतलब खाना पीना उनको देते हैं, ठीक है। अंततः निषेचित बीजांड है ना, निषेचित बीजांड बीज के रूप में परिपक्व हो जाते हैं। निषेचित बीजांड किसके रूप में? बीज के रूप में परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है। निषेचित बीजांडों की संख्या के आधार पर जो है कई बीज अंडाशय में विकसित हो जाता है। तो ये सब क्रिया कब होता है? फूल में निषेचन के बाद होता है। निषेचन पूर्व, एक मिनट, हाँ, निषेचन के पश्चात मतलब बाद होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो जो बता रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसी का ये पॉइंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंडाशय की दीवार वृद्धि करती है तथा फल की भित्ति उत्पन्न करती है। अंडाशय की दीवार में क्या होती है? वृद्धि होती है और फल की भित्ति बनती है। आपको बताए थे ना फल की भित्ति, फल भित्ति क्या है, पेरिकार्प किसे कहते हैं, ये सब बताए थे ना, तो वही, ठीक है। और बढ़िया से बताएंगे और बढ़िया से पढ़ना है। तो इसे फल भित्ति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेरिकार्प बोले नहीं, इसे क्या कहते हैं? फल भित्ति। और फल भित्ति जो होते हैं शुष्क या मांसल हो सकती है। फल भित्ति क्या होती है? शुष्क या तो मांसल होती है, मतलब गुद्देदार, ठीक है। फल भित्ति तथा बीज के साथ पका हुआ अंडाशय फल कहलाता है। फल के साथ जो होता है, फल के साथ जो बीज के पका हुआ अंडाशय भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? फल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखिए, फल वृद्धि करना आरंभ करता है, ठीक है। फल वृद्धि करना क्या होता है? आरंभ करता है। बाह्य दल है ना, दो बार लिखा गया, बाह्य दल, पुकेंसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र झड़ जाते हैं। ये सब क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। जब फल बनना स्टार्ट होता है ना, उसका बाह्य दल जो होते हैं, वर्तिका होते हैं, ये सब झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बहुत चित्र के साथ हम बताएंगे दूसरे चैप्टर में जब पढ़ाएंगे। तो कुछ स्थितियों में बाह्य दल लगे रहते हैं, मतलब कुछ कुछ पॉइंट होता है कि लास्ट में देखिएगा बाह्य दल, आपको प्रैक्टिकल के साथ हम बताएं तो लास्ट में क्या होता है? पत्ता जो होता है ना ग्रीन कलर का, वो लगा रहता है कुछ से कुछ ना कुछ फल में, ठीक है। जैसे कि टमाटर का आप लोग देखे होंगे, किसमें? टमाटर में आप लोग देखे होंगे, उसमें क्या कैसे होता है? यहाँ पर कुछ ना कुछ पत्ता उसमें क्या होता है? लगा ही रहता है। क्या रहता है? लगा ही रहता है। तो ये जो पॉइंट होता है इसे ही क्या कहते हैं? आप लोग को बताएं, इसे ही क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दल कहते हैं, बाह्य दल, ठीक है। तो जैसे हम क्या बोल सकते हैं? टमाटर दे सकते हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? सबसे पहले बताइए द्विलिंगी पुष्प क्या है? ऐसा पुष्प जिसमें नर मादा दोनों पाया जाता हो उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। पर कितने इजी है। और कहता है अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को क्या करना है? एकत्र करना है। मतलब कि 5 को द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं उसको इकट्ठा करना है, ठीक है। और एकत्र करके
अपने शिक्षक की सहायता से सामान्य मतलब जो आपके आसपास में उस पुष्प को जिस नाम से बोला जाता है वो नाम लिखना है और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये भी लिखना है। क्या हो जाएगा, आपके आसपास जो पुष्प है उसको क्या करना, द्विलिंगी पुष्प लेना है, ऐसा नहीं कि कोई भी पुष्प ले लेना है, द्विलिंगी जो पुष्प है उसको ले लेना है, उसका आप जिस नाम से बोलते हैं, सबका आंसर इसमें अलग होगा, तो आप जिस नाम से उस पुष्प को बोलते हैं वो लिखना है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो चीजें क्या आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं, कुछ पॉइंट लेकर आए हैं और लेकिन इसमें सबका आंसर अलग अलग हुआ तो अलग अलग आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, ऐसे पुष्प जिसमें, इसका परिभाषा सबसे पहले इतना, 2 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन का जवाब, सबसे पहले डिफिनेशन है तो डिफिनेशन दीजिए। तो ऐसे पुष्प जिसमें नर मादा जनन संरचनाएं अर्थात पुंकेसर एवं स्त्री कैंसर उपस्थित एक ही पौधा होता है, ठीक है, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब द्विलिंगी पुष्प का 5 गो का नाम क्या है ये चीज हम बता देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम बताते हैं, देखिए क्या क्या हो जाता है। सबसे पहले गुड़हल जिसको अड़हुल बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए गुड़हल बोलते हैं सामान्य नाम, अपने स्थानीय नाम क्या बोलते हैं, गुड़हल बोलते हैं, जिसका इंग्लिश नाम क्या होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, क्या होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस होता है वैज्ञानिक नाम। पूछा जाएगा 1 या 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको इस तरीका से बनाना है बढ़िया से। नेक्स्ट आ जाता है सरसों, सरसों भी क्या है, द्विलिंगी है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रेसिका है ना, ब्रेसिका कैम्पेट्रिस्ट। उसके बाद आता है धतूरा, धतूरा को बोलते हैं जिसे डाटूरा, क्या बोलते हैं, डाटूरा एस्ट्रोमोनियम। उसके बाद होता है पीटूनिया, मतलब आप अपना तरीका से लिख सकते हैं, इसमें सबका आंसर अलग अलग होगा लेकिन हम दे दिए। ठीक है, उसके बाद गया पीटूनिया, पीटूनिया हाइब्रिडा, ठीक है, वैज्ञानिक नाम हो गया। और गुलाब, गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, रोजा, रोजा मल्टीफ्लोरा, क्या होता है, रोजा मल्टीफ्लोरा होता है। तो ये 5 गो नाम पूछा जाए तो ये इस तरीका से आप क्या करना है, दे देना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच आ चुका है। नेक्स्ट है, किसी भी कुकुरबिट, कुकुरबिट आपको पढ़ाए हैं, इसमें क्या आते हैं, खीरा आ जाते हैं, कुकुम्बर आ जाते हैं, ये सब इसका उदाहरण होता है। तो कुकुरबिट हम पढ़ाए हैं तो इस तरीका से आपको लिखना है। तो कुकुरबिट पादपों के कुछ पुष्पों की जांच करें और पुंकेसरी एवं स्त्री कैंसर, मतलब पुंकेसर और स्त्री कैंसर पुष्पों को पहचानने की कोशिश करें। क्या आप एकलिंगी पौधा के नाम मतलब जानते हैं, बताइए, एकलिंगी पौधा का नाम जानते हैं वो बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बेहतरीन तरीका से और बढ़िया से पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, देखिए कुकुरबिट पादपों के पुष्पों की जांच करने पर हमें 2 प्रकार के पुष्प मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं, 2 प्रकार के। ये पुष्प एकलिंगी होते हैं, ठीक है, इनमें या तो पुंकेसर पाए जाते हैं या जायंग मतलब स्त्री कैंसर, मतलब पुंकेसर या स्त्री कैंसर, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, पुंकेसर, देखिए पुस्त्री या तो जायंग स्त्री कैंसर कहते हैं, ठीक है, पाया जाता है। तो जिन एकलिंगी पुष्पों में स्त्री कैंसर पाया जाता है उन्हें मादा पुष्प कहते हैं, और जिनमें पुंकेसर पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए, नर पुष्प कहते हैं। क्लियर है यहां तक, इस तरीका से बढ़िया से लिखना तोड़ तोड़ के। अब क्या बोले थे, एकलिंगी पुष्पों वाले पादपों के नाम लिखना है। तो एकलिंगी पुष्प वाले पादप, पपीता हो गया, मक्का हो गया, घिया हो गया और क्या हो गया, खीरा, ये सभी क्या है, एकलिंगी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन, जो बता रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बढ़िया से समझना। अंडपरजक, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अंडपरजक प्राणियों की संतानों की उत्तर जीवन सर्वाइवल, बोले थे ना आपको क्वेश्चन में, अंडपरजक जो प्राणी होते हैं, सर्वाइवल मतलब जीवित रहने का, उत्तर जीविता उसके पास क्या होता है वो उस चीज को जानना। अब कहता है सजीव परजक जो बच्चे देते हैं प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है, क्यों होता है। तो अब देखिए एक पॉइंट आप समझिए, क्या होता है, जो अंडे देते हैं वो अधिक जोखिम युक्त क्यों होते हैं और जो सजीव परजक होते हैं वो नहीं होते, क्यों। तो जो पक्षी अंडे देते हैं उनका क्या होता है कि अंडा ऐसे रहते हैं, उनका पोषण होता है या नहीं भी होता है, लेकिन उसमें एक पॉइंट होता है कि उसका जो छिलका होता है, ऊपर वाला परत होता है, वो क्या किस चीज का होता है, बताइए, किस चीज का होता है बताइए। और सजीव परजक क्या होता है इस चीज को बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए फास्ट में।
तो सजीव परजक जो बच्चे देते हैं, इस पॉइंट को समझना, ठीक है। देखिए अंड परजक प्राणियों की संतानों, है ना, संतानों मादा शरीर के बाहर, है ना, बाहर होता है, ठीक है, बाहर कैलेरियस में होता है, और कवच के अंदर विकसित होता है। वो जो कवच के अंदर क्या होता है, विकसित होता है। जैसे कि अंडा मान लीजिए, ठीक है, इसके अंदर ही विकसित होता है बच्चे। एक नया शिशु कहाँ होता है, अंडे के अंदर ही होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, अंड परजक कहते हैं, जो अंडे देते हैं। और सजीव परजक में जो होता है, प्राणियों की संतान मादा शरीर के अंदर होता है। प्राणियों में क्या होता है, प्राणियों में क्या होता है, संतानों, प्राणियों में संतानों की जो होती है मादा शरीर के अंदर विकसित होते हैं। ये पर्याप्त विकास के लिए सुनिश्चित, है ना, सुनिश्चित होते हैं, और क्या होते हैं, अच्छा होते हैं, और पोषण के साथ सुरक्षित होते हैं। पोषण के साथ जो होते हैं सजीव परजक में बच्चे क्या होते हैं, मादा शरीर के अंदर में होते हैं, और खाना पीना भी उनको मिलते रहता है। किससे, उनके माता जो होते हैं उनसे उनको पोषण मिलते रहता है, और सुरक्षित भी रहते हैं अंदर में, तो उसको कोई हानि नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, अंडा जो देते हैं उसमें सांप का डर रहता है, या कोई फोड़ देता है, आंधी तूफान आ गया, गिर गया, तो बहुत सारा डर रहता है उसमें, ठीक है। अब देखिए ऐसे अंडपरजक प्राणियों में नहीं होता। ऐसा चीज बताइए अंडपरजक प्राणियों में होता है, जो कि मादा शरीर के अंदर में होता है, खाना पीना मिलता है, कोई प्रकार का डर नहीं होता, होता है, नहीं होता है, इसी कारण, ठीक है। तो इन संतानों में कम सुरक्षा व पोषण युक्त होती है। असजीव परजक प्राणियों में संतानों की अपेक्षा ज्यादातर खतरे पर होती है। तो क्या क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है? तो आई होप कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, आप लोग ऑब्जेक्टिव लाइव लेकर आएंगे, और एक एक पॉइंट को आंसर देना। जितना पढ़ा है बस उसी में से रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब एक पॉइंट आपको बता दें कि जो जो अभी सुशिव क्लासेस पे पढ़ रहे हैं, सुशिव साइंस क्लासेस पे, जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो जिन्हें भी पूरा कोर्स कंप्लीट पढ़ना है तो क्या करना है, उनको सुशिव क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और ये 3 चैनल है सर का, ठीक है, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुशिव क्लासेस जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आप उनको रजिस्टर करके उन पे एक टॉपर 5 बैच रखा गया, जिनका दाम है मात्र 5 रुपया रखा गया है, ठीक है। ये सभी को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, 5 रुपया रखा गया है। तो जिन्हें कोई प्रकार का प्रॉब्लम होता है रजिस्टर करने में, परचेज करने में, तो वो क्या करें, ये सर का नंबर है, इन्हें आप मैसेज करके आप सोल्यूशन पा सकते हैं। तो क्या क्लियर हो गया यहां तक? ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, आप लोग रेडी रहिए। सो धन्यवाद। बंद नहीं करते।